हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविलस्टैप हिमाचल। तो आज हम लोग HPAS मेंस डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज डे 18 में हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो गवर्नेंस के टॉपिक्स हमारे मेंस सिलेबस जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर मेंशन किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा गवर्नेंस के ऊपर अंतिम लेक्चर है। इसके बाद कल से आप लोगों के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन शुरू हो रहा है, जहां पे पूरे एक हफ्ते तक इंडियन इकोनॉमी में जितने टॉपिक्स GS3 यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 3 में मेंशन किए गए हैं उनके ऊपर हर रोज एक प्रश्न जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं उनको आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। स्क्रीन पे जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, तो इसके बारे में ऑलरेडी जो है वो हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला है। ऑलरेडी जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन 2-3 साल पहले कमीशन के द्वारा पूछा गया है। इसके साथ साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है, जो आप लोग नॉर्मली पढ़ते हो गवर्नेंस में या पॉलिटी के अंदर, लेकिन उसको आप लोगों ने हिमाचल के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी हुई हैं उसके अंतर्गत थोड़ा सा डेवलप करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनाए गए हैं, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अगेन इस टॉपिक के ऊपर भी प्रीवियस ईयर्स में हमने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। साथ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, वुमेन, चिल्ड्रन इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो मैं आप लोगों को एक और सजेशन दूंगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। वैसे नॉर्मली प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार प्रीलिम्स में भी काफी प्रश्न जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। बट एट द सेम टाइम जो इकोनॉमिक सर्वे है वो मेंस के लिए हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, जिस तरीके से सिलेबस आपका डिजाइन किया गया है 2016 के बाद। तो आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के 5 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड है। वेबसाइट के ऊपर उनकी जिस्ट है civilstaphimachal.com, वहां से आप उस जिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो आप लोग वहां से रीड कर सकते हो, स्पेसिफिक हैं, टू दी पॉइंट है। क्लियर? तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेम तर्ज के ऊपर ऑलमोस्ट इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिला है हिमाचल के अंदर। वो है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, मेंशन अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। तो आसान भाषा में 2 इसके अलग अलग हिस्से हैं इस क्वेश्चन के, जहां पे आपको इस एक्ट के चैलेंजेस, इसकी इंप्लीमेंटेशन में जो फेस किए जा रहे हैं उनके बारे में मेंशन करना है, और उसके साथ साथ क्या क्या इस स्पेसिफिक एक्ट के फीचर्स हैं उनको अपने आंसर के अंदर लिखना है। टोटल 20 मार्क्स का आपका सवाल है, 400 वर्ड्स में आपने अपना आंसर लिखना है। ये वो क्वेश्चन है जो जिसको हम लोग सिंपल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिव बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई डिस्कस, क्लियर या क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, इस तरह के डायरेक्टिव का यूज नहीं किया गया है। तो बच्चों के लिए इस तरह के क्वेश्चन करना जो वो थोड़ा सा आसान रहता है। लेकिन जब इस नेचर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप लोगों को बहुत एक परेशानी होती है कि 400 वर्ड्स में हम इसके अंदर क्या लिखें, क्योंकि आपको कुछ आइडिया तो होता है फीचर्स का, या 2-4 क्रिटिसिज्म्स भी पता होते हैं, लेकिन 400 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए एक बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन जनरल कंसेप्ट है, जो आप लोग गवर्नेंस के अंदर पढ़ते हो, उस कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वही कंसेप्ट जो है हम लोगों को अलग अलग स्टेट्स में इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, उसी तरह से उड़ीसा की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, उन राज्यों के अपने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हैं, जिन एक्ट के अंतर्गत वो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई करते हैं कि इस सर्विस को आप लोगों को इतने टाइम के अंदर अंदर जो है वो प्रदान किया जाएगा। जैसे गांवों के अंदर जो ग्रेजिंग परमिट है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे, यहाँ या ना मिल जाएगा। क्लियर? जो सर्विसेज जो विद इन 24 आवर्स आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग सर्विसेज को नोटिफाई किया जाता है विद अदर या विद स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के अंदर जो जो चीज आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 का एक्ट है, सितंबर 2011 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसके बारे में वैसे भी पता होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को इस चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद जिनके बारे में हमारे पास कंटेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो नॉर्मल कंसेप्ट रीड करते हो, क्लियर, जैसे अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, क्लियर, प्रॉब्लम्स की बात करूं, वुमेन की बात करूं, स्पेशली एबल्ड की बात करूं, चिल्ड्रन की बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश में 2-3 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो ज्योग्राफिकल टेरेन के कारण है, क्लियर। लेकिन इसके अलावा मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो वही हैं जो नॉर्मली आप लोग सोशल इश्यूज के अंदर अपने जो सोशल, जो हमारा GS1 का हिस्सा है उसके लिए रीड करते हो। तो बहुत बार आप लोगों को इस तरीके से जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको लेके आना है और हिमाचल स्पेसिफिक क्वेश्चंस को एनरिच करना है। 4 पेज के आसपास आप लोगों के पास स्पेस होगा वहां पे, तो आपने प्रॉपर कोशिश करनी है, फ्लो चार्ट बनाने हैं, डायग्राम्स बनानी है, करंट अफेयर के एग्जांपल्स डालने हैं जितना हो सकता है। अगर मैं GS2 पेपर की बात करूं, जैसा शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि GS3 बहुत स्कोरिंग जा रहा है आजकल, GS1 में भी अच्छा नंबर आ रहे हैं क्योंकि स्टैटिक है, लेकिन GS2 बहुत डायनेमिक है। आप लोग इसको थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हो कि पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन ये देखा गया है एक ट्रेंड कि GS2 में बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कंटेंट है या करंट अफेयर की इंटीग्रेशन है, आसान भाषा में जो वैल्यू एडिशन है, वो अपने आंसर के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो इस तरीके से सोचना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस के साथ भी आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें जो फीचर्स हैं हमारे HPP, जो हमारा HPPSGA एक्ट है 2011, उसको सीधा लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनालिसिस नहीं पूछा है उन फीचर्स का, डिस्कशन नहीं पूछी है उन फीचर्स के ऊपर। अगर मान लो डिस्कस दी फीचर्स होता, फिर आपको उन फीचर्स के साथ साथ उनके फायदे और उनके नुकसान, यानी कि उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो इंप्लीमेंटेशन में फेस किए जा रहे हैं उसके बारे में लिखना था। लेकिन यहाँ पे व्हाट है, क्योंकि डायरेक्टिव, तो सीधी सी बात है, आपने सीधा जो है वो जो इसके फीचर्स हैं उनके बारे में लिखना शुरू कर देना है, जिनमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर जो इसका कंसेप्ट है वही है कि लोगों को एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए। अलग अलग जगहों पे डिफरेंट है। 2021 की बात है। अब 34 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जिन्होंने नोटिफाई की हैं सर्विसेज अंडर दिस स्पेसिफिक एक्ट। बट एट द सेम टाइम इस एक्ट ने कंपलसरी नहीं किया है हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो अपनी सर्विसेज को नोटिफाई करे कि हम इन सर्विसेज को इतने दिनों के अंदर अंदर जो है वो प्रदान कर देंगे। तो ये मैं 2 पॉइंट इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप एनालाइज करो, ताकि अब जब आप डिस्कस करो, या यहां पे जब आप दूसरा हिस्सा जो है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन में, आप उनको लिखो, तो एक ही पॉइंट जो फीचर है आप अगर उसको एनालाइज करना शुरू कर दोगे तो वहीं से उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, वहीं से उसका नेगेटिव एस्पेक्ट जो है या इसकी इंप्लीमेंटेशन में जो हर्डल्स हैं वो आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो यही कारण है कि मेंस में काफी हद तक आपका जो इंटरप्रिटेशन स्किल्स है या आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो ज्यादा काम आती है रेदर देन बहुत ज्यादा पढ़ने से। क्लियर? तो आपको हर चीज के ऊपर जो है वो थॉट देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों को वहां पे सिचुएशनली ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में आपको जनरल आइडिया होगा। क्लियर? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की बात करें, इकोनॉमिक इश्यूज की बात करें, सोशल इश्यूज की बात करें, तो वो कॉमन है हर एक जगहों पे। वही सेंट्रल लेवल के ऊपर हम फेस करते हैं, वही हम जो है वो स्टेट लेवल के ऊपर फेस करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इंटरलिंक करना पड़ेगा अपने आंसर को लिखने के लिए। क्लियर? तो 2 हिस्से सिंपल से हैं। आपने जो फीचर्स हैं स्पेसिफिक एक्ट के उनको लिखना है और उसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट उसके बारे में लिखना है। और हमारे यहाँ पे जितने भी सरकार के द्वारा स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं जहां पे लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड होती है, वहां पे ये यूनिवर्सल है। चाहे RTI की बात कर लो, सिटीजन चार्टर की बात कर लो, जितने भी हैं वहां पे जो है वो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और उसके साथ साथ लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है इस एक्ट के बारे में। आप खुद से पूछिए, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब शायद आपको पता चला होगा कि ये एक्ट है 2011 का एक्ट है। कि इससे पहले आपको पता था कि आपको सिटीजन चार्टर के बारे में पता है? क्लियर? तो आसान भाषा में हम लोगों का जो लैक ऑफ अवेयरनेस है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट में एक बहुत बड़ा हर्डल है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहानी समझ आया? क्लियर? और उसके साथ साथ अगर किसी को सर्विस इस एक्ट के अंतर्गत नहीं मिल रही है तो जो भी सारी की सारी भाग दौड़ी है वो उसी इंसान की है, यानी कि वो पहले एक एपीलिएट अथॉरिटी के पास जाएगा कि मेरे को सर्विस नहीं दी, फिर वो दूसरे के पास जाएगा अगर वो पहले से खुश नहीं है। तो आसान भाषा में लोगों के ऊपर जो वो बर्डन ज्यादा पड़ जाता है। और जो नॉर्मल हमारा एक सिस्टम भी बना हुआ है जहां पे जुडिशरी में लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिले होंगे या बहुत ज़्यादा एनर्जी या पैसा वेस्ट होगा। ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग इन एक्ट की इंप्लीमेंटेशन में, इन क्या किसी भी एक स्पेसिफिक एक्ट की इंप्लीमेंटेशन में फेस करते हैं। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो किसी भी गवर्नेंस रिलेटेड जो मैटर है वहां पे हमें चैलेंजेस के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से जो आप लोगों ने कुछ जर्नल ऑब्जर्वेशन जो आपकी रहेगी उसको भी अपने आंसर के अंदर उतारना है। यहाँ पे बड़ा स्पेसिफिक यानी कि जो पढ़ा है वही नहीं लिखना है, क्योंकि आप लोगों से जनरल स्टडीज में जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। आप उसको ऑब्जर्व करिए, बिकॉज आपकी जॉब की फ्यूचर में जाके यही रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो आसान भाषा में गवर्नेंस जो है इसको आप ऐसे मत समझा करो कि एक सब्जेक्ट है। गवर्नेंस को आप ऐसा समझा करिए कि ये वो चीज है जो कहीं ना कहीं आप उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होते हुए फ्यूचर में देखोगे। क्लियर? तो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टिव जो है वो व्हाट है और दूसरा मेंशन है, तो सीधा आपने इसके फीचर्स के बारे में लिखना है। इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हो? जो हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है उसके बारे में लिख सकते हो, उसके कंसेप्ट के बारे में कि क्यों इस स्पेसिफिक एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। या रीसेंट आप कोई एग्जांपल या रीसेंट करंट अफेयर, जैसे अभी रिसेंटली पहले 24-25 के आसपास डिपार्टमेंट हुआ करते थे, 27 हुए, अभी 34 डिपार्टमेंट जो है वो स्पेसिफिक एक्ट के अंदर सर्विसेज जो है वो उनको प्रदान कर रहे हैं। तो 2021 का लेटेस्ट करंट अफेयर है, वहां से भी आप एग्जामिनर को बता सकते हो कि स्पेसिफिक क्वेश्चन का कंटेक्स्ट जो है करंट के साथ कैसे रिलेटेड है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है इस स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर। तो करंट अफेयर के साथ भी इंट्रोडक्शन की जा सकती है इसी स्पेसिफिक एक्ट को रेफरेंस के रूप में पिक करके।
उसके साथ साथ फीचर्स की बात की जाए तो वहां पे एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर है क्लियर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सर्विसेज प्रदान करना। अगर वो एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, या जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि एक सर्विस नोटिफाई की है कि सर्विस को या ग्रेजिंग परमिट हम 24 घंटे के अंदर देंगे, अगर नहीं दिया तो आप जो है वो फिर किसके पास जाओगे, या तो फर्स्ट एपीलिएट अथॉरिटी के पास जाओगे, यानी कि कोई एक एपीलिएट अथॉरिटी बनी होगी जिसको आप अप्रोच करोगे। अगर आप उससे खुश नहीं हो, आप सेकंड एपीलिएट के पास जाओगे, और जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसके ऊपर फाइन पड़ सकता है 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए के बीच में। क्लियर। तो एक इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो फीचर है जो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, सबसे ज्यादा जो है वो कारगर है। क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो ये सारे का सारा जो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड एपीलेट अथॉरिटी, इनके पास सिविल कोर्ट का पावर है और इसको आप कहीं भी किसी भी अदर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर। तीसरा जो है ये भी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू इस स्पेसिफिक एक्ट के प्रोविजन में किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं। नो डाउट ये एक्ट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया था, लेकिन फ्यूचर में जो भी चेंजेस होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है, स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास पावर है थ्रू नोटिफिकेशन, गजेट नोटिफिकेशन के थ्रू वो इसमें किसी भी तरह के चेंजेस जो हैं उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर। एक डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, वो भी एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। क्लियर। इसके साथ साथ आप कुछ और एग्जांपल्स भी डाल सकते हो, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, किसने दिनों में किस सर्विस को आप लोगों को इस स्पेसिफिक एक्ट के अंदर प्रदान करना है, प्रोवाइड करना है। तो पहला जो हिस्सा आएगा जिसमें 150, पौने 200 या 150 शब्दों के आसपास रहेगा, वो आपका जो वो इस स्पेसिफिक हिस्से को एड्रेस करेगा, जहां पे इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस को आपने फीचर्स बता के जो है वो लिखना है, वो आपके आंसर के अंदर डिपिक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यही है जो ऑलमोस्ट हर जगह है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर बाकी काम भी कर रहा है अदर देन जो उसका स्पेसिफिक प्रोफाइल है उसके अलावा, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तो चलो काफी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, काफी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अगेन एक चैलेंज के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा मैंने बताया कि जो डिपार्टमेंट्स है, जो सरकार है, उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, यानी कि इस एक्ट के पास होते ही कंपल्शन नहीं है डिपार्टमेंट्स के ऊपर कि वो सर्विसेज को नोटिफाई करेंगे। अगर मान लो कोई डिपार्टमेंट सर्विस को नोटिफाई करेगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कोई कंपल्शन ही नहीं होगी, क्योंकि उससे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा, क्योंकि नोटिफाई नहीं हुआ है। अगर इस एक्ट में ये प्रोविजन होता, कंपल्सरी कर दिया जाता कि हर एक डिपार्टमेंट जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी जिम्मेवारी है एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड डिक्लेयर करना अंडर दिस स्पेसिफिक एक्ट, तो शायद इस एक्ट की जो इंप्लीमेंटेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होती, ज्यादा बेटर होती। बट क्योंकि ये प्रोविजन है जिसके कारण हमें इस एक्ट में कुछ चैलेंजेस या कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, सारी जो भागा दौड़ी है वो आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ लोगों में अवेयरनेस कम है, पॉलिटिकल विल भी थोड़ा हम कम मान सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया है इस एक्ट को, 10 साल के आसपास। 34 डिपार्टमेंट ने ही अभी तक, वो भी बड़ा ग्रेजुअल जो है, वो भी तो चलो फिर भी अच्छा नंबर है, बहुत ग्रेजुअली जो है वो इस स्पेसिफिक एक्ट के अंदर जो अलग अलग सर्विसेज हैं उनको नोटिफाई किया है। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो। क्लियर। या कंपैरिजन भी कर सकते हो चैलेंजेस में या प्रॉब्लम्स में कि बाकी स्टेट्स में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा सर्विसेज को नोटिफाई किया गया। इसका डिफेंस ये भी है कि वो बड़ी स्टेट्स हैं, ज्यादा डिपार्टमेंट्स, ऑब्वियस बात है ज्यादा लोग हैं, तो ऑब्वियस बात है ज्यादा सर्विसेज जो है वो वहां पे नोटिफाई की जाएगी। क्लियर। और इसके साथ साथ जो है वो आप इस स्पेसिफिक जो हमारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है उसकी जो पॉजिटिव्स हैं या इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आज के मॉडर्न उसके ऊपर हमें जो देखने को मिल रहा है उसके बारे में आप कंक्लूड कर सकते हो या वे फॉरवर्ड लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस की जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपने अपने आंसर के अंदर लिखे इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन को जो है वो एड्रेस करना था। कल यानी कि डे 19 में आप लोगों की इंडियन इकोनॉमी शुरू हो रही है, तो इंडियन इकोनॉमी को आप लोग रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। ये हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 का हिस्सा है। क्लियर। तो ये थे हमारे पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री से संबंधित डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस। आई होप ये जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही होगी या फ्यूचर में होगी। क्लियर। क्योंकि अगेन अभी भी मैं एक चीज हमेशा कहूंगा, शायद इसके बाद मैं कोई मेंस आंसर राइटिंग का सेशन एटलीस्ट इस सीरीज में नहीं लूंगा, बाकी हम ऐसे राइटिंग के ऊपर जल्दी ही मिलेंगे। क्लियर। किस तरह से आप लोगों को ऐसे अप्रोच करना है। लेकिन आई होप जो सीरीज है हमारी इसको आप इसका प्रॉपर बेनिफिट आप उठाओगे, और जो हमारा मेन उद्देश्य था, जो मेन मकसद था कि हम हर तरह के बच्चों की हेल्प कर सके, आई होप हम लोग उसको उसमें जो सक्सेसफुल होंगे। तो इसी के साथ इस स्पेसिफिक जो हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे इनको मैं कंक्लूड कर रहा हूं। कल से आपकी इकोनॉमी की शुरुआत हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।